क्या आपको पता है हर साल लाखों छात्र यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन आखिर में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनने का सपना पूरा होता है सिर्फ कुछ लोगों का। क्या बाकी लोग मेहनत नहीं करते? करते हैं, दिन रात करते हैं, फिर भी सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि यूपीएससी मेहनत से पहले सही दिशा चुनने वालों का एग्जाम है, और यही सबसे बड़ी गलती ज्यादातर एस्पिरेंट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई जादुई बुक लिस्ट नहीं देने वाला, और ना ही 18 घंटे पढ़ने का झूठा मोटिवेशन दूंगा, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ किताबों का खेल नहीं है, ये धैर्य की परीक्षा है। बिना रणनीति के यूपीएससी की तैयारी का मतलब है एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसना जहां किताबों का पहाड़ लग जाता है, समय की बर्बादी होती है और आखिर में सिर्फ तनाव ही रह जाता है। सब कुछ पढ़ने के चक्कर में बेसिक्स छूट जाते हैं और रिवीजन नामुमकिन सा हो जाता है। ना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है और ना ही आखिरी वक्त पर रिवीजन। नतीजा, एग्जाम के वक्त सब ब्लैंक हो जाता है, लेकिन एक सटीक रणनीति इस पूरे खेल को बदल देती है। आपको मिलती है सही दिशा, टाइम मैनेजमेंट का पावर और तेज रिवीजन का फायदा। सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, स्मार्ट वर्क भी चाहिए। इसलिए एक ठोस रणनीति के साथ में जीत की ओर कदम बढ़ाना ही समझदारी है। लेकिन स्ट्रेटजी की बात करने से पहले, रणनीति की बात करने से पहले एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपीएससी की तैयारी का सबसे पहला स्टेप, पहला चरण क्या है? एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, करंट अफेयर या न्यूज़पेपर? अगर आपने इनमें से कोई भी जवाब सोचा तो शायद आप भी वही गलती करने वाले हैं जो हर साल लाखों छात्र करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन 8 रणनीतिक कदमों के विषय में बताऊंगा जो एक आम छात्र को भी एक आईएएस ऑफिसर बना सकते हैं। चलिए शून्य से शिखर के सफर की शुरुआत एक सर्वश्रेष्ठ रणनीति के साथ करते हैं। लेकिन इस सर्वश्रेष्ठ रणनीति को समझने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि हमारे इस चैनल पर आने वाले प्रत्येक इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैं आपको बता दूं कि अब इसी तरह के और भी बहुत सारे वीडियो सिलेबस पर, एनसीईआरटी पर एंड अन्य कई सारी चीजों पर हम आपके लिए अब लाने वाले हैं, और एनसीईआरटी की भी कुछ नई सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर सबसे पहले तैयारी के 8 रणनीतिक कदमों को एक एक करके देख लेते हैं, फिर सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपके लिए सबसे पहला कदम है यूपीएससी को समझना। सबसे पहले यहां पर आपको यूपीएससी को समझना होगा कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, यूपीएससी की डिमांड क्या है। एक बार जब आप यूपीएससी को समझ लेंगे फिर आपको बेसिक रिसोर्सेस इकट्ठा करने होंगे। बेसिक रिसोर्सेस क्या क्या होते हैं, कैसे इकट्ठा करना है, यूपीएससी को कैसे समझना है, इन दोनों पर अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके बाद तीसरा कदम आता है सही समय पर सही शुरुआत। किस तरह से शुरुआत करनी है, स्ट्रेटजी यहीं पर मुख्य रूप से सारी की सारी अप्लाई होती है। अभी इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर चौथा कदम आता है करंट अफेयर को डेली हैबिट बनाना। किस तरह से डेली हैबिट बनाओगे, क्यों जरूरी है, इस पर भी अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर पांचवा कदम है टाइम टेबल बनाना और कंसिस्टेंसी रखना। किस तरह से टाइम टेबल बनाया जाए कि उसे आप फॉलो कर पाए, और कंसिस्टेंसी कैसे बरकरार रहेगी, इस पर भी अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर छठा कदम है कोचिंग की जरूरत है या नहीं। देखो आज के टाइम पर अधिकतर स्टूडेंट कोर्सेज परचेस करते हैं या कोचिंग ज्वाइन करते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं, और कोचिंग क्या हेल्प करेगी। अगर कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी से तैयारी कैसे करें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर आपका जो सातवां कदम आता है वो है पीवाईक्यू। देखो मेरा मानना है कि किसी भी एग्जाम के लिए पीवाईक्यू से बड़ा टीचर कोई भी नहीं होता, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको उस एग्जाम की मुख्य जो डिमांड है वो बताने का काम करते हैं। इसलिए पीवाईक्यू को देखें और समझें, किस तरह से देखना और समझना है ये आपको यहां पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आता है आठवां कदम जो कि है मेंटल प्रिपरेशन और पेशेंस। देखो आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अगर जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं इसमें कम से कम 14 से 18 महीने का समय लगता है, और 14 से 18 महीने तक लगातार एक एग्जाम की तैयारी करने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी होता है। पेशेंस बना करके रखना, धैर्य बनाकर रखना बहुत जरूरी होता है। ये कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी चीजों को डिस्कस करते हैं। देखो मेरा मानना है कि जो लड़ाई समझे बिना लड़ी जाए वो अक्सर हार जाती है। इसलिए सबसे पहला कदम है कि अपने युद्ध के मैदान को यानी यूपीएससी को समझो। यूपीएससी को समझो, यूपीएससी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझो, एग्जाम पैटर्न को समझो, सिलेबस को समझो, क्योंकि सही दिशा के बिना अगर आप मेहनत करोगे तो कोई सफलता नहीं मिलेगी, आपकी मेहनत भटक जाएगी। ओके, अब अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें 3 चरण होते हैं। एक है आपका प्रीलिम्स, दूसरा है मेंस और तीसरा आपका आता है इंटरव्यू। ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इन तीनों चरणों का उद्देश्य क्या है,
किस तरह से होता है, इन पर अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी बस इतना समझो कि यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें 3 चरण होते हैं, और जो इन तीनों चरणों को क्रॉस कर जाता है वही ऑफिसर बनता है। सिर्फ कुछ लोग ही क्रॉस कर पाते हैं, एंट्री तो बहुत से लोग लेते हैं। अब हम एक बार बात कर लेते हैं यूपीएससी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, फिर इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए अगर योग्यता की बात की जाए तो आप स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होने चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की डिग्री ली हुई हो, आप स्नातक अनिवार्य, यानी कि आप ग्रेजुएट हो, फिर आपने चाहे उसमें बीए किया हो या बीएससी किया हो या एमबीबीएस किया हो या बीटेक किया हो, जो भी किया हो, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। पहली शर्त यही है कि आप ग्रेजुएट हो, ठीक है। और यहां पर एक बात याद रखना कि जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी होते हैं लास्ट ईयर के, वो भी यहां पर प्रीलिम्स का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन यहां पर एक शर्त है कि जब मेंस की परीक्षा हो तब तक डिग्री आपके हाथ में आ जानी चाहिए, ठीक है। इस बात को याद रखना। अगर हम दूसरी शर्त की बात करें तो यहां पर आती है आयु सीमा। देखो, सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए मिनिमम है 21 और मैक्सिमम है 32, यानी कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए और अधिकतम 32 साल। 32 साल से ज्यादा उम्र हो जाएगी तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। वहीं अगर हम ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग लोगों की बात करें तो इनके लिए मिनिमम एज तो सेम है, यानी कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए, फिर आप किसी भी कैटेगरी के आते हो तभी आप एग्जाम दे पाओगे। लेकिन अगर मैक्सिमम एज की बात की जाए तो ओबीसी वालों को यहां पर 3 साल की छूट दी गई, यानी कि वो 35 साल की उम्र तक एग्जाम दे सकते हैं। वहीं अगर एससी एसटी वालों की बात की है तो इनको 5 साल की छूट दी गई, यानी कि ये 37 साल तक एग्जाम दे सकते हैं, 37 साल की उम्र तक। दिव्यांग की बात की जाए तो इनको 10 साल की छूट दी गई, यानी कि ये 42 की एज तक एग्जाम दे सकते हैं। ओके, याद रखना ये आयु सीमा की बात हमने यहां पर की। मिनिमम एज सभी की समान है, लेकिन मैक्सिमम एज में यहां पर ओबीसी, एससी एसटी और दिव्यांग लोगों को छूट दी जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रयासों की संख्या की, कितने बार एग्जाम दे सकते हो, तो जनरल कैटेगरी के लोग जो लोग हैं उनको 6 अटेम्प्ट देने की ही यहां पर छूट है, केवल 6 बार वो एग्जाम दे सकते हैं। ओबीसी वाले केवल 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन एससी एसटी वाले जो हैं, जब तक उनकी उम्र रहेगी, जब तक वो 37 साल के नहीं होते हैं, कितने 37 साल के, तब तक वो अनलिमिटेड टाइम यानी जितने बार भी एग्जाम देना चाहें वो दे सकते हैं, ठीक है। यानी 37 साल की उम्र तक वो एग्जाम दे सकते हैं, फिर उन्होंने चाहे 1 बार की दिया हो, 10 बार दिया हो, जितने बार भी वो एलिजिबल रहेंगे, मुख्य रूप से 17 बार रहते हैं, तो वो एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अन्य चीजों की कि यहां पर आपको कितनी सर्विसेज मिलती हैं, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आपको कौन सी जॉब मिलेगी, तो जब यूपीएससी का नोटिफिकेशन आता है, यूपीएससी की जब वैकेंसी आती है, तो इसमें केवल आईएएस या आईपीएस के लिए ही एग्जाम नहीं करवाया जाता है। टोटल 24 सेंट्रल सर्विसेज होती हैं। जो टॉप के रैंकर होते हैं उन्हें आईएएस, फिर उसके बाद आईपीएस, फिर आईएफएस और फिर आईआरएस जैसी पोस्ट दी जाती हैं। बाकी के जो लोग बचते हैं उनको अन्य 20 जो सेंट्रल सर्विसेज होती हैं उनमें यहां पर जगह दी जाती है। यानी कि यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करने का मतलब ये मत समझना कि आप सिर्फ आईएएस या आईपीएस ही बनेंगे। यहां पर 24 टोटल सेंट्रल सर्विस होती हैं जिनमें यूपीएससी क्वालिफाई करने वाले बच्चों को शामिल किया जाता है, जॉब दी जाती है, ठीक है। तो हमने यहां पर यूपीएससी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो मुख्य बातें हैं, जिसमें शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, प्रयासों की संख्या और सर्विसेज आती हैं, इनको डिस्कस कर लिया है। अब अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुल डिटेल में समझना चाहते हो तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर के आराम से देख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अन्य चीजों पर फोकस करते हैं। जैसे कि अगर आप यूपीएससी को गहराई से समझना चाहते हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद आपको इसके एग्जाम पैटर्न को समझना होगा, आपको इसके सिलेबस को भी समझना होगा। अब आज के इस वीडियो में हम सिलेबस पर डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस पर हम अलग से वीडियो लेकर के आ रहे हैं, वो भी बहुत डिटेल में। अगर सिलेबस को भी यहां कवर करेंगे तो आज का ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बात यहां पर ध्यान रखना कि यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये 3 चरणों का प्रोसेस है। याद रखना, ये क्या है, 3 चरणों का प्रोसेस है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू आता है। और जो ये तीनों चरण हैं, ये एक जर्नी की तरह हैं, जो आपकी नॉलेज के साथ साथ आपके पेशेंस, डिसिप्लिन और पर्सनैलिटी की भी परीक्षा लेते हैं। इन तीनों चरणों का उद्देश्य भी अलग अलग है। अब आइए इन तीनों चरणों को एक एक करके डिस्कस करते हैं और इनके उद्देश्यों को भी समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स का जो उद्देश्य होता है वो है मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की छटनी करना। क्या है? मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की, यानी मेंस एग्जाम के लिए
उम्मीदवारों की छंटनी करना, भीड़ को छांटना। ठीक है, अच्छा किस तरह का पेपर होता है इसमें? तो इसमें एमसीक्यू टाइप पेपर होता है। कितने पेपर होते हैं? तो प्रीलिम्स एग्जाम में टोटल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 होता है सामान्य अध्ययन यानी जीएस का, और पेपर 2 होता है सीसैट का। इसे एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों पेपर 200-200 नंबर के होते हैं, दोनों पेपर 2-2 घंटे के होते हैं, दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं। सुबह होता है प्रीलिम्स और सेकेंड मीटिंग में होता है ये सीसैट का एग्जाम। ठीक है, और एक बात याद रखना कि जो सीसैट वाला पेपर 2 है ये क्वालिफाइंग होता है, इसमें केवल 33% अंक लाने अनिवार्य हैं, लेकिन जब आप इसे क्वालिफाई करेंगे तभी आपका पेपर 1 जो है उसमें लाए गए नंबर जोड़े जाएंगे, अन्यथा पेपर 1 का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, और जो पेपर 1 होता है उसमें आप जो नंबर लेकर के आते हो वही मेरिट या कट ऑफ में यहीं से मेरिट या फिर कहीं कट ऑफ बनती है। ठीक है, एक बात और अच्छी तरह से याद रखना कि जो ये आपका प्रीलिम्स एग्जाम है इसका जो पेपर 1 है, यहां पर कहा गया है कि मेरिट या कट ऑफ यहीं से बनती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट मेंस और इंटरव्यू के बाद आएगा वहां पर इसके नंबर जोड़ जाएंगे। इसका उद्देश्य जो प्रीलिम्स एग्जाम है इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मेंस परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की छंटनी करना। ये कट ऑफ सिर्फ इसलिए निकाली जाती है ताकि जो बच्चे मेंस एग्जाम देने योग्य हैं उनको वहां तक पहुंचाया जाए। ठीक है, इसके नंबर जो फाइनल रिजल्ट आता है जाकर के इंटरव्यू के बाद उसमें नहीं जोड़े जाते। ठीक है, और दोनों ही पेपरों में यहां पर निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की, 1/3 की। दोनों ही पेपर एक दिन होते हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना कि प्रीलिम्स के अंक मेरिट में नहीं जुड़ते, यानी जो फाइनल रिजल्ट आता है इंटरव्यू के बाद वहां नहीं जुड़ते। ये केवल एक पात्रता परीक्षा है, एक आप कह सकते हो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि मेंस का आप एग्जाम दे सकते या नहीं दे सकते। मेंस का एग्जाम देने के लिए ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, पात्रता परीक्षा है। अब हम बात करते हैं मेंस की, जिसे मुख्य परीक्षा भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य होता है अभ्यर्थी की गहराई से जांच करना, यानी कि बिल्कुल डीपली आपको यहां पर ये जांचने का काम करता है। यहां पर होता क्या है कि आपकी सोच और लिखने की क्षमता को परखा जाता है कि आप कितनी गहराई से चीज को सोच सकते हो, समझ सकते हो, और लिखने की आपकी क्षमता कितनी, क्या कैसी, किस तरह से लिखते हो, किस तरह से सोचते हो। यहां पर जो पेपर होता है पूरा डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी लिखित परीक्षा होती है। यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आते हैं, और टोटल 9 पेपर होते हैं जिनमें से 7 पेपर मेरिट में गिने जाते हैं, 2 पेपर यहां पर मेरिट में नहीं गिने जाते। 2 पेपर क्वालिफाइंग यहां भी होते हैं। कौन कौन से पेपर होते हैं आइए डिटेल में देखते हैं। तो पेपर ए और पेपर बी ये 2 लैंग्वेज वाले पेपर होते हैं, 300 नंबर के होते हैं। इनका नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। एक होता है किसी भारतीय भाषा पर आधारित पेपर, जिसमें आप जो संविधान में 21 भाषाएं रखी गई हैं उनमें से आप जो भाषा एक लेना चाहो ले सकते हो, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम। ठीक है, जो संविधान में 21 भाषाओं को मुख्य दर्जा दिया गया उनमें से कोई एक भाषा। ठीक है, और दूसरी लैंग्वेज होती है इंग्लिश की। इन दोनों पेपरों को क्वालिफाई करना अनिवार्य होता है। अगर आप इन पेपर्स को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो तो अन्य पेपर्स में आप कितने भी नंबर लेकर के आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों पेपर को क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद 7 अन्य पेपर होते हैं जो आप कह सकते हो मुख्य रूप से जीएस पर आधारित होते हैं, जिसमें पहला पेपर होता है निबंध का। ठीक है, किस तरह से क्या क्या सिलेबस रहता है ये हम सिलेबस वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझ लो पेपर कौन कौन से और कितने होते हैं। ठीक है, दूसरा पेपर जो होता है वो है जीएस 1 का। इसमें इतिहास, भूगोल और भारतीय समाज से जुड़े हुए विषय रहते हैं, इन पर प्रश्न आते हैं। तीसरा पेपर जीएस 2 का होता है, यानी 4 जीएस के पेपर हैं। ठीक है, आगे के 4 जीएस के पेपर हैं। इसमें जो सेकंड पेपर है जीएस का वो राजनीति और शासन प्रणाली, संविधान, सामाजिक न्याय और आईआर पर आधारित होता है। तीसरा जो पेपर है जीएस का उसमें अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, पर्यावरण, जैव विविधता, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जो चौथा जीएस पर पेपर है उसमें नैतिकता, इंटीग्रिटी और केस स्टडी से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। ये चारों पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनके जो नंबर हैं वो जोड़े जाते हैं आपके फाइनल कट ऑफ में, जो फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल मेरिट लिस्ट आती है उसमें। ठीक है, चारों पेपर कुल मिलाकर के 1000 नंबर के होते हैं। ठीक है, 250 नंबर के हैं चारों, तो 1000 नंबर के हो गए। इसके बाद में जो ऑप्शनल पेपर रहते हैं 2 होते हैं, वैकल्पिक विषय 2 होते हैं, और इन दोनों को मिलाकर के 500 नंबर के ऑप्शनल पेपर आपके पास में आते हैं। ठीक है, आपको यूपीएससी के द्वारा टोटल 26 ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए जाते हैं, जिनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता है, जिस पर आपका एग्जाम होता है। जो आप एग्जाम में लिख करके आएंगे उसी के आधार पर आपको नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो कितने हैं सब्जेक्ट? टोटल 26 सब्जेक्ट हैं। सिलेबस वाले पार्ट में ये सारे सब्जेक्ट आपको बताए जाएंगे और आपका जो भी डिसीजन रहेगा आप उसके आधार पर ले सकते हो। ठीक है, तो पेपर 1, पेपर 2 ये 2 होते हैं वैकल्पिक विषय वाले। अब अगर हम कुल मिलाकर के कहें तो 1000 नंबर ये हो गए, 500 ये हो गए,
गए और 250 हो गए। 1750 नंबर आपके मेंस के होते हैं जो मेरिट लिस्ट में जोड़े जाते हैं। अब 1750 में से आप कितने लेकर के आप आते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते देखो यहां पर एक बात याद रखना कि यूपीएससी सिर्फ ये नहीं देखता है कि आपको कितना पता है, वो ये भी देखता है कि आप सोचते कैसे हैं, आप लिखते कैसे हैं और देश की जिम्मेदारी उठाने के लिए मानसिक रूप से कितने तैयार हैं। अब यहां पर जो यूपीएससी का प्री एग्जाम होता है वो ये देखता है कि आपको कितना पता है, क्योंकि वहां पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है। लेकिन जो मेंस का एग्जाम होता है, जो रिटन टेस्ट है, यह देखता है कि आप सोचते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इंटरव्यू, जिसे साक्षात्कार या पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहा जाता है। अब इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि भैया आपकी क्षमताओं को परखना, आपकी मानसिक रूप से आप कितने स्ट्रांग हो, देश की जिम्मेदारी उठाने के लिए मानसिक रूप से कितने तैयार हो, यह देखना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता आदि का मूल्यांकन करना। इंग्लिश में यही बात कहें तो टू एक्सेस पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को समझना, आपके व्यक्तित्व को परखना। डिसीजन मेकिंग, आप निर्णय कितनी जल्दी लेते हो, किस तरह का निर्णय लेते हो, निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को यहां पर टेस्ट किया जाता है। फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंट यानी कि व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, आप प्रैक्टिकली कितने इंटेलिजेंट हो, ठीक है, उस चीज को भी यहां पर परखा जाता है। अच्छा, जो इंटरव्यू होता है ये टोटल 275 नंबर का होता है। ठीक है, अब आप अगर टोटल कैलकुलेट करोगे तो आपका मुख्य परीक्षा के 1750 नंबर, जो कि प्रीलिम्स के जोड़े नहीं जाते, वो एक पात्रता परीक्षा है तो वो जोड़े नहीं जाएंगे, और मुख्य परीक्षा के जो क्वालिफाइंग पेपर हैं उनके भी नंबर नहीं जोड़े जाते। ठीक है, तो 1750 नंबर जो आपके हो गए मुख्य परीक्षा के, प्लस 275 नंबर हो गए आपके इंटरव्यू के, टोटल निकल कर आता है 2025 अंक। 2025 अंक में से आप जितने नंबर लेकर के आओगे उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहीं से सारा सिलेक्शन का प्रोसेस चलता है। जो फाइनल रैंक है इन 2025 अंकों के आधार पर बनती है। अब इसमें कई बार लोग कहते हैं कि भाई आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस जैसी जो पोस्ट हैं वो कैसे मिलती हैं, तो रैंक के अनुसार ही आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस जैसी 24 सेवाओं में चयन किया था। जो टॉप के लोग होते हैं उन्हें आईएएस की पोस्ट दी जाती है, उसके बाद आईपीएस, फिर आईएफएस, फिर आईआरएस, और फिर जो बाकी 20 बची हुई पोस्ट होती हैं उनमें लोगों को स्थान दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर कई बार क्या है कि एक मिथ बहुत सारे लोगों में रहता है। बहुत से लोग कहते हैं कि बस प्रीलिम्स निकल जाए बाकी बाद में देखेंगे। यही सबसे बड़ा मिथ है। सच्चाई यह है कि मेंस की तैयारी पहले दिन से शुरू हो जाती है। जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए जाएं तो केवल प्रीलिम्स की तैयारी मत करें, आप मेंस की तैयारी पहले दिन से शुरू करें। क्योंकि अगर आपने शुरुआत सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स में आते हैं एमसीक्यू टाइप उनसे की हुई है, तो प्रीलिम्स का एग्जाम आप एक बार निकाल भी लो, मान लो, ठीक है, प्रीलिम्स का एग्जाम निकालने के बाद आपके पास में 3 से 4 महीने का समय होता है जब मेंस का एग्जाम करवाया जाता है। इन 3 से 4 महीने में आप मेंस की तैयारी नहीं कर पाओगे। बाद में आंसर राइटिंग आपको सबसे मुश्किल लगेगी, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपने केवल प्रीलिम्स की तैयारी की हुई है तो मेंस का एग्जाम नहीं निकाल पाओ, क्योंकि इस बीच यहां पर आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। आप कहोगे सर कौन कौन से काम करने होते हैं, तो आपको करंट अफेयर पर फोकस करना होता है, आपको रिवीजन करना होता है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने होते हैं, ठीक है, आपको मॉक टेस्ट देने होते हैं। मॉक टेस्ट में आपको जो भी अपने अंदर कमियां लगती हैं, जो वीक पॉइंट होते हैं उन पर काम करना होता है और वीक पॉइंट को स्ट्रांग करना होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको रिवीजन करना होता है बार बार, ठीक है, बहुत सारी चीजें करनी होती है। इसलिए आप जो प्रिपरेशन की स्टार्टिंग है वो ऐसे करो कि आपकी मेंस और प्रीलिम्स दोनों की तैयारी होती है। कैसे करना है ये अब मैं आपको बताऊंगा। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के लिए हमने यूपीएससी को समझ लिया, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लिया, एग्जाम पैटर्न को समझ लिया, सिलेबस वाला वीडियो आएगा उसमें आप सिलेबस भी समझ लेंगे। ठीक है, अब यूपीएससी की तैयारी शुरू कैसे की जाए, आखिरकार कौन सी बुक खरीदें, यही वो जगह है जहां अधिकांश एस्पिरेंट अपना पहला पूरा महीना बर्बाद कर देते हैं। और कई लोगों से पूछते, कई वीडियोस देखते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं और देखते देखते उनका जो अमेजॉन कार्ट है, फ्लिपकार्ट है, ये पूरा भर जाता है। टेलीग्राम चैनल 50 ज्वाइन हो जाते हैं, पीडीएफ का पूरा पहाड़ लग जाता है, मोबाइल में पीडीएफ ही पीडीएफ दिखाई देते हैं, लेकिन पढ़ाई शुरू नहीं हो पाती है। और यहीं से तैयारी जो है वो नॉलेज नहीं कलेक्शन बन जाती है। देखिए, यूपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ा भ्रम यह रहता है कि जितनी ज्यादा किताबें उतनी ज्यादा तैयारी। सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। बाजार में किताबों का पहाड़ लगा हुआ है, लेकिन आपको उस पहाड़ के नीचे दबना नहीं है। क्यों पहाड़ लगा हुआ है? क्योंकि देखो, अब यहां पर कंफ्यूजन कैसे होता है इस चीज को समझ लो एक बार। आप जब किसी सब्जेक्ट की कोई किताब मार्केट में लेने के लिए जाते हो उससे पहले रिसर्च करते हो। जब आप रिसर्च करते हो तो आपको 50 बातें बताई जाती हैं। जैसे कि आप जब रिसर्च करोगे तो कोई कहेगा कि ये किताब ले लो, इस किताब में सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी गई, इसके अलावा आपको और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है।
दूसरा व्यक्ति आपसे कहेगा कि ये किताब ले लो, इससे क्वेश्चन ज्यादा आता है। तीसरा व्यक्ति कहेगा ये किताब लो, यहां पर इस किताब को आप समझ जल्दी लोगे, इसमें आसान भाषा में सब कुछ दिया गया। ऐसे ही चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, हर किताब की अपनी अपनी एक खासियत है। ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते हो और कई सारी किताबें लेकर के आते हो और घर में किताबों का पहाड़ बन जाता है। मेरा मानना है कि महंगी किताबें या भारी भरकम किताबें या महंगी महंगी कोचिंग से कोई किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। सफलता मिलती है तो केवल और केवल सही रिसोर्सेस और सही समय पर की गई शुरुआत से। ठीक है, इसलिए आज के वीडियो में अब हम बेसिक रिसोर्सेस जो सही हैं आपके लिए और सही समय पर कैसे शुरुआत करें, इन दोनों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। देखो, एक टॉप रैंकर जो होता है ना, उसकी स्टडी टेबल पर अक्सर किताबें कम होती हैं, लेकिन उन किताबों पर निशान हजारों होते हैं। क्यों? क्योंकि उसने जो किताबें वहां पर रखी हैं, जो किताबें लेकर के आया है, जो किताबें पढ़ रहा है, उनके ऊपर मास्टरी कर ली होती है। देखो, याद रखना, यूपीएससी इंफॉर्मेशन ओवरलोड से नहीं निकलता है, यूपीएससी सिलेक्टिव मास्टरी से निकलता है। आप 4 किताबें लेकर के आए, चारों किताबों को आपने एक बार पढ़ा, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में सेव हो गई, लेकिन उनकी डीप इंफॉर्मेशन आपके माइंड में सेव नहीं हुई, आपने उनको डीपली नहीं समझा, तो आप यूपीएससी को क्रैक नहीं कर पाओगे। लेकिन आप एक सब्जेक्ट की एक ही किताब लेकर के आए और आपने उस पर मास्टरी कर ली, हर एक शब्द को, उसका मतलब को आपने अच्छी तरह से समझ लिया, तो 4 किताबों पर एक किताब ही भारी पड़ेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। ठीक है, इसलिए अब आइए, आपको शुरुआत में सिर्फ कुछ मजबूत रिसोर्सेज चाहिए हैं। वो कौन से मजबूत रिसोर्सेज हैं, एक एक करके यहां पर समझाते हैं। ठीक है, बेसिक रिसोर्सेज जो हमारा दूसरा टॉपिक है, पहले टॉपिक में हमने यूपीएससी को समझ लिया, इसमें सबसे पहले आपके पास आती हैं एनसीईआरटी की किताबें। सबसे पहले एनसीईआरटी आपको पढ़नी है 6 से लेकर 12 तक, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस आती है। ठीक है, अब ये जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस की किताबें हैं, ये भी आपको कंप्लीट नहीं पढ़नी है। जैसे कि हम हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में काफी सारे पोर्शन में वर्ल्ड हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन दी गई है, वो आपके लिए बेकार है, कंप्लीट वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कितना पढ़ना है, ये एनसीईआरटी वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उस पर वीडियो आएगा। इसके अलावा अगर साइंस की बात करें तो ये भी कंप्लीट आपको नहीं पढ़नी है। 12th में कई सारे चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल बेकार हैं, वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, तो इसे भी आप 6 से लेकर 10 तक कंप्लीट पढ़िएगा। 11th और 10th की जो बुक्स हैं, उनमें जो चैप्टर आपके सिलेबस से मैच नहीं करें, उनको आप एग्जिट कर देना। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना। बाकी ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, इनको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, ये एनसीईआरटी जो है आप यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि यूपीएससी की 50% जो प्रिपरेशन है वो एनसीईआरटी से होती है। 50% इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी से ही होती है। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी तो बिगिनर बुक्स है, ठीक है, बिगिनर बुक है, लेकिन मैं आपको रियलिटी बताता हूं, यूपीएससी की फाउंडेशन एनसीईआरटी से बनती है। अगर आपकी एनसीईआरटी मजबूत नहीं है तो स्टैंडर्ड बुक सिर्फ रटने जैसी लगेंगी। उदाहरण के लिए, मान लो कि आप एम लक्ष्मीकांत बुक पढ़ने के लिए जा रहे हो। ठीक है, अब एम लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले अगर आपको भारतीय संविधान की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो एम लक्ष्मीकांत में जो आर्टिकल्स दिए गए हैं, जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, ठीक है, वो आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे, केवल आर्टिकल याद कर पाओगे, क्योंकि आपको उस भारतीय संविधान की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है आपको एनसीईआरटी पॉलिटी से। एनसीईआरटी में आपको हर एक टॉपिक की बिल्कुल सटीक परिभाषा, हर एक विषय के बारे में बेसिक जानकारियां, सब कुछ प्रोवाइड की जाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ लो। एक बार जब आप 6 से 12 तक कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो स्टैंडर्ड बुक्स आपको हलवा लगने लगती हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के बाद आपको चाहिए होगी क्या, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको चाहिए कुछ बेसिक बुक्स, जिन्हें आप स्टैंडर्ड बुक्स भी कह सकते हो। इसमें पॉलिटी के लिए आती है एम लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आती है स्पेक्ट्रम, भूगोल के लिए आती है जीसी लियोंग, और आर्ट एंड कल्चर के लिए आती है नितिन सिंघानिया। अच्छा, एनसीईआरटी का आर्ट एंड कल्चर में भी काफी ज्यादा योगदान रहता है। अब आर्ट एंड कल्चर के लिए 6 से 12 तक कंप्लीट बुक्स नहीं दी गई, इसलिए मैंने यहां पर इसको नहीं रखा है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आप चाहो तो हमारे वीडियोस देख करके उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद आप इन कुछ बेसिक बुक्स को भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक बात याद रखना कि एनसीईआरटी को जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास मत करना, उसे गहराई से समझना, अंडरलाइन करना हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को, उसके शॉर्ट नोट्स बनाना, और सबसे जरूरी रिवीजन करना। क्योंकि एनसीईआरटी से लेकर के इन स्टैंडर्ड बुक्स तक एक एक पन्ना, ये सब आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए है। ठीक है, जितनी तैयारी आपकी यहां पर मजबूत होगी, इतनी तैयारी और कहीं भी मजबूत होने वाली नहीं है। इसके साथ ही आपको एक और काम करना है, वो है न्यूज या फिर कहे करंट अफेयर पर फोकस करना है। अच्छा, करंट अफेयर क्यों? करंट अफेयर पढ़ने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा।
क्या फायदा होगा? बहुत से लोग कहते हैं कि भाई करंट अफेयर तो हमें लास्ट 1 साल का पढ़ना चाहिए, हमें स्टार्टिंग से करंट अफेयर क्यों पढ़ें? तो देखो भैया, यूपीएससी एस्पिरेंट की जो सुबह होती है ना, वो चाय से नहीं करंट अफेयर से होती है, जिसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनको अपनी आदत बनाना होता है। क्यों? क्योंकि जो देश को समझेगा वही देश को संभालेगा। इसलिए सिर्फ खबर को पढ़ना नहीं है, उसे समझना है, देश की समस्याओं को समझना है। जब आप देश की समस्याओं को न्यूज के माध्यम से समझोगे, अखबारों के माध्यम से समझोगे, तभी उन समस्याओं पर काम कर पाओगे, उन समस्याओं से जुड़े हुए सवालों का अच्छी तरह से जवाब दे पाओगे। ठीक है। अच्छा, जो न्यूज़पेपर है इनमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं? तो न्यूज़पेपर में जो इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक आते हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन वाले टॉपिक आते हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम दी जाती हैं, जो इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई खबरें आती हैं, इनको ज्यादा पढ़ना है, इन्हीं पर मुख्य रूप से फोकस करना है। जो क्राइम से रिलेटेड न्यूज हैं, जो सेलिब्रिटी से रिलेटेड न्यूज हैं, जो लोकल पॉलिटिक्स पर न्यूज आती है, जो स्पोर्ट पर न्यूज आती है, इनको इग्नोर करना है, ये मत पढ़ना। कौन सा? क्राइम, सेलिब्रिटी, लोकल पॉलिटिक्स, स्पोर्ट, इनकी न्यूज को इग्नोर करो। ठीक है। और बाकी जो आपकी इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नमेंट स्कीम, इन्वायरमेंट, इनसे जुड़ी खबरें आती हैं, इनको विशेष तौर पर पढ़ो और इनके नोट्स बनाओ। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड हुए जो खबरें आएंगी, उसको आप इकोनॉमी के सब्जेक्ट के साथ में रिलेट कर सकते हो, जोड़ सकते हो। ठीक है। अच्छा, मैंने यहां पर नोट्स बनाने के लिए भी कहा है। नोट्स आपको कैसे बनाने हैं? जैसे कि ये एक पेज है, अब जो लाइन वाली कॉपी आती है उस पर लिखना बंद कर दो। आपको क्या करना है, जैसा A4 साइज का प्रिंटर वाला पेपर आता है, इसी तरह की कॉपी आती है, अब वो मंगा लो। ठीक है। हर कॉपी में, हर कॉपी के पेज में एक ऐसा हाशिया बना दो। वैसे कॉपी में इधर तरफ हाशिया बना आता है, ठीक है, लेकिन आपको इधर बनाना है। ठीक है। जो टॉपिक आप बुक में पढ़ रहे हो, वो सारा, उसके सारे नोट्स यहां पर लिखो। ठीक है। अब आपने करंट अफेयर पढ़ा और मान लो कि आपने ये इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाए हुए, ठीक है, इकोनॉमी में आपने देखा कि कोई नया बदलाव आया, उसके नोट्स आपने यहां पर बनाए हुए हैं, तो उस बदलाव को तुरंत यहां पर करंट अफेयर डाल दो और करंट अफेयर में यहां पर ऐड कर दो। अब आप जब रिवीजन करने के लिए बैठोगे इनका, तो रिवीजन के वक्त आप समझ लोगे कि हाँ, ये अपडेट आया हुआ है। ठीक है। आपको अपडेट जानने के लिए करंट अफेयर पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने अपडेट यहीं पर देख लिया। न्यूज़पेपर, एनसीईआरटी और इनके साथ पढ़ने का ये फायदा। पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ अगर कोई अपडेट आया, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ कोई अपडेट आया, तुरंत यहां पर मेंशन करो। जब आपको सिलेबस गहराई से पता होगा ना, तो न्यूज़पेपर में जितने भी आपके सिलेबस से जुड़े हुए टॉपिक आएंगे, उनको आप एक बार में कैच कर लोगे। ठीक है। अब यहां पर एक बात और है कि न्यूज़पेपर जो है उसमें समय बहुत लगता है, तो न्यूज़पेपर को टेक्निक के साथ में पढ़ो। ठीक है। टेक्निक के साथ जब पढ़ोगे तो ही वो आपके काम आएगा। आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है, बाकी चीजों को एग्जिट करना है। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं छांट पा रहे हो, तो मैं कहूंगा मंथली मैगजीन मंगाओ, मंथली मैगजीन। अब वो मैगजीन कई सारे ब्रांड हैं, चाहे दृष्टि आईएएस हो, विजन आईएएस हो या ध्येय आईएएस हो, हर पीडब्ल्यू हो, और सब कोई प्रोवाइड कर रहा है, तो आप जिसकी चाहो उसकी मंगा सकते हो। सभी में न्यूज होती हैं, खबरें होती हैं, डिटेल में दी गई होती हैं, ऐसा नहीं है कि भाई खबरें नहीं होती हैं। आप जो चाहो मंगाओ। ठीक है, मंगाओ और पढ़ो। तो आपने यहाँ पर बेसिक रिसोर्सेज में 3 चीजें देख ली, एनसीईआरटी, बेसिक बुक्स और करंट अफेयर। अब हम बात करते हैं शुरुआत कैसे करनी है, कब करनी है, सही समय क्या है तैयारी शुरू करने का। भाई ये भी तो जरूरी है। अगर आपने तैयारी सही समय पर नहीं की हुई है, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं रह जाएगा ना। तैयारी सही समय पर शुरू करना ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। कई बार प्रश्न आता है कि तैयारी कब शुरू की जाए, ग्रेजुएशन के बाद की जाए, फाइनल ईयर में की जाए, जॉब करते हुए की जाए, सही समय क्या है तैयारी शुरू करने का। और यही सोचते सोचते ज्यादा लोगों का अधिकतर समय निकल जाता है। बहुत से लोग कहते हैं अभी तो टाइम है, अगले महीने शुरू करेंगे, अगला महीना, फिर अगला साल, फिर अगला दिन, ऐसे करते करते एग्जाम सिर्फ 6 महीने दूर रह जाता है। यूपीएससी की तैयारी का सबसे अच्छा जो समय है, वो जब आप तैयार हो उसी दिन तैयारी शुरू कर दे। जिस दिन आप प्रिपेयर हो कि आज से शुरू करनी तैयारी, आज से शुरू कर दो। ठीक है। लेकिन अगर हम आइडियल प्लानिंग की बात करें, अगर आप एक रणनीति के तहत यूपीएससी की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, जो कि मैं आपको यहां पर बताना जा रहा हूं, तो लगभग 14 से 18 महीने पहले, बिफोर प्रीलिम्स, देखो मेरा मानना है तैयारी का जो आइडियल टाइम है, एक रणनीतिक रूप से तैयारी करना चाहते हो आप, तो 14 से 18 महीने पहले प्रीलिम्स के एग्जाम की, बिफोर प्रीलिम्स 14 से 18 महीने पहले। ठीक है। क्यों? इस चीज को आप अब गहराई से यहां पर समझो। ठीक है। मान लो कि भाई 1 मई को आपका प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, तो 1 मई से 14 महीने या 18 महीने पहले आपको तैयारी शुरू कर देनी है। अच्छा, तैयारी करनी कैसे? हाँ, हमने मान लिया 14 से 18 महीने पहले शुरू कर देते, तो मैं काम करता हूं यहां पर, अगर मैं आपकी इस पूरी तैयारी को 3 फेज में बांट दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बांट देते हैं। 14 महीने के लिए 3 फेज अपनाए। कौन कौन से फेज हैं ये, इसको बारीकी से समझो। सबसे पहला फेज आता है फाउंडेशन। आपको अपना फाउंडेशन तैयार करना है। ये 8 महीने लगेंगे पूरा आपका फाउंडेशन बनने में।
ठीक है, कितने महीने लगेंगे? 8 महीने। इसमें क्या करना है? बेसिक तैयार करना है, एनसीईआरटी पढ़नी, केवल एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, इसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं, सिंपल नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी हमारे नोट्स अवेलेबल हैं, अगर आप चाहो तो उनको भी ले सकते हो, एनसीईआरटी के हमारे दृढ़ संकल्प ऐप पर अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद नोट्स बनाओगे और उनको समझोगे तो उनकी बात अलग ही रहेगी, ठीक है। अब इसके साथ ही क्या करना है? न्यूज़पेपर को अपनी हैबिट बनाना है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आसान भाषा में कहें तो इस 8 महीने की तैयारी में, इस फेज में आपको हर चीज अच्छी तरह से समझनी है, अपना फाउंडेशन तैयार करना है, समझना है, एनसीईआरटी को समझना है, न्यूज़पेपर को समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं। जब आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, जब आप एनसीईआरटी को कंप्लीटली पढ़ लेंगे, तब आपका फेज 2 स्टार्ट होगा। और फेज 2 में क्या रहेगा? इंटेंसिव। इसे हमने फेज 2 को इंटेंसिव नाम दिया, यानी कि अब आपको गहराई से, पूर्ण तत्परता से तैयारी करनी है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। 3 से 4 महीने का समय दीजिएगा इसको, और 8 महीने तक ये स्टैंडर्ड बुक्स उठानी नहीं है आपको। 8 महीने तक जो मैंने बताया सिर्फ वही करना है, ठीक है। इस 3-4 महीने में आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड बुक्स अच्छी तरह से पढ़नी है। साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, आंसर राइटिंग की शुरुआत करनी है, टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, और इस फेज का अगर लक्ष्य बताएं तो वो है गहराई से तैयारी करना। आपने यहां पर हर चीज अच्छी तरह से समझ लिया, समझना, ठीक है। यहां पर क्या है? गहराई से तैयारी करना। अब किस तरह से करना है? मान लो कि आप पॉलिटी का स्टैंडर्ड बुक्स एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत में आपने संसद नाम का टॉपिक पूरी अच्छी तरह से समझ लिया, पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आप पीवाईक्यू की बुक्स मंगा लो, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, दोनों जगह पर। बहुत, लगभग हर कोचिंग सेंटर पीवाईक्यू की बुक्स प्रोवाइड करता है, जिसमें लास्ट 25 साल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, ठीक है। और वो भी टॉपिक वाइज दिए गए होते हैं कि पॉलिटी में संसद पर कितने प्रश्न पूछे गए, या अन्य संविधान पर कितने प्रश्न पूछे गए, या हड़प्पा सभ्यता पर कितने प्रश्न पूछे गए, ऐसे टॉपिक वाइज प्रश्न दिए होते हैं। तो आप क्या करो? आपने स्टैंडर्ड बुक्स में संसद के बारे में पढ़ा, अब पीवाईक्यू वाली बुक में उठाओ और देखो संसद पर कितने प्रश्न पूछे गए, उन प्रश्न को सॉल्व करो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने किस क्षेत्र को नहीं समझा, या आपका वीक पॉइंट कौन सा है, या एग्जाम किस तरह का प्रश्न पूछता है, यूपीएससी किस तरह का प्रश्न पूछता है, आप इसे अच्छी तरह से समझ पाओगे। और उसी के आधार पर आप जो आंसर राइटिंग है उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। पहले क्या करना है? आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है और टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करना है अभी, याद रखना, ठीक है। फिर आपका जब 3 से 4 महीने तक आप ये सारा करोगे, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दोगे, आंसर राइटिंग की शुरुआत कर दोगे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, इसके बाद आपका थर्ड फेज स्टार्ट होगा, रिवीजन वाला। अब यहां पर क्या करना है? 3-4 महीने तक ये काम करने के बाद 2 से 3 महीने देना है आपको रिवीजन को। इसमें क्या करना है? देखो, ये आपका रैपिड रिवीजन का समय। कैसा? रैपिड और इंटेंसिव रिवीजन पर फोकस करना है। क्या क्या करना है इसमें आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट कैसे? अभी आपने यहां पर टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्व किए, अब आपको क्या करना है? फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, जैसे कि एग्जाम में बैठ करके आप पेपर दे रहे हो, ठीक उस तरह से, ठीक है। इससे क्या होगा? आपको इससे वीक एरिया पता चलेंगे आपके, आप वीक एरिया पर फोकस कर पाओगे। अभी आपने सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू दिए, तो आपको ये पता चला कि इस टॉपिक में इस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, मेरी ये वीकनेस है, आपने सारी वीकनेस वहां पर सॉल्व कर ली, ठीक है। अब आप जब फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने के लिए बैठे हो तो आपको ये पता चलेगा कि हर सब्जेक्ट का, जब हम एग्जाम देने के लिए बैठते हैं एग्जाम सेंटर में, तो किस तरह से कहां कहां पर हमारा वीक एरिया निकल के आता है। आप उस पर फोकस करो, उन वीक एरियाज को सॉल्व करो, और यहां पर टाइम को भी मैनेज करने का प्रयास करो, क्योंकि जब आप फाइनली एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर में बैठे होगे तो वहां पर प्रेशर अलग से होगा, ठीक है। तो यहां पर मुख्य रूप से अगर हम थर्ड फेज की बात करें, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है एग्जाम देना सीखना। आप एग्जाम देना यहां पर सीखो। जब आप लगातार 2 से महीने तक एग्जाम दोगे, ठीक है, तो यहां पर होगा क्या कि एग्जाम की आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि पहली बार में ही आपका एग्जाम निकल जाएगा। आपको अपने सारे के सारे वीक एरियाज पता चल जाएंगे, उन पर फोकस करोगे तो वीक एरियाज को आप क्लियर कर दोगे, ठीक है। रिवीजन आपका हो जाएगा हर तरह से, क्योंकि आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे हो, हर सब्जेक्ट का टेस्ट वहां पर दे रहे हो, बिल्कुल एग्जाम की तरह बैठकर टेस्ट दे रहे हो। और इसके लिए अगर आप घर पर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बहुत सारी
कंपनियां हैं जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करती है। अरे हमारे ऐप पर भी आप देख लेना, हमारे ऐप पर जाकर के अगर आप कोई भी नोट्स या फिर कोर्स परचेस करते हो तो उसके साथ हम टेस्ट पास का सब्सक्रिप्शन देते हैं बिल्कुल फ्री में, और उसमें हर एक गवर्नमेंट एग्जाम की टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो आप आराम से वहां जाकर के आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। इससे क्या है कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस होगी। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि जो 14 महीने का हमने यहां पर आपको 3 फेज का रणनीति बताई है, इसमें पहले आपको अपना फाउंडेशन तैयार करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, 50% यहां पर आपकी यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी। फिर 50%, 50 नहीं 40% तैयारी आपको करनी है स्टैंडर्ड बुक्स के साथ में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, और जब यहां पर आपकी 90% तैयारी हो जाए, तब 10% आपकी जो कमियां हैं, जो वीक एरियाज हैं, उनको जानने के लिए, रिवीजन करने के लिए आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। कैसी लगी हमारी रणनीति, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा, यहां पर जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझते हैं, वो एक गलती करते हैं, और ये गलती उनके ऊपर बहुत भारी पड़ती है, और अक्सर इसी वजह से बहुत ज्यादा होशियार बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। क्या गलती करते हैं वो, करते क्या है कि जब फेज 1 की तैयारी करते हैं, जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तभी वो फेज 3 और फेज 2 का भी काम करने लगते हैं। वो सब कुछ मिक्स कर देते, वो रणनीति को फॉलो नहीं करते, स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते, वो भटकने लगते हैं। क्योंकि भाई 8 महीने तक एनसीईआरटी को पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। यहां पर आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, पेशेंस की कमी होती है इनके अंदर। ठीक है, होता क्या है, वो यहीं पर मॉक टेस्ट देने लगते हैं। अब भैया आपका फाउंडेशन तैयार नहीं, आप मॉक टेस्ट देने लगे। ठीक है, अगर आप टॉपिक वाइज दे रहे हो तो भी एक बार के लिए सही है कि एनसीईआरटी में आपने संसद पढ़ा, ठीक है, और संसद के ऊपर आपने जो क्वेश्चंस हैं 1-2 देख लिए, तो भी एक बार के लिए समझ में आता है। लेकिन फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं जब, तो उनको वहां पर कुछ आता ही नहीं, बाउंस जाता है सब, और इसके चलते होता क्या है, उनका मनोबल डाउन होने लगता है, मोटिवेशन कम होने लगता है। वो एडवांस बुक पढ़ने के लिए बैठते हैं, रैंडम टॉपिक पढ़ने लगते हैं कि भाई हमने मॉक टेस्ट दिया, हमने यहाँ पर संसद के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, अब संसद के बारे में पढ़ेंगे, फिर मॉक टेस्ट देंगे, और वो एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। और यहां पर फिर उनके मन में निराशा और सब कुछ वही आने लगता है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ठीक है, अच्छा यहां पर ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उन्हें लगने लगता है कि भाई यूपीएससी मेरे बस की बात नहीं है, जो स्ट्रैटेजी बताई इसी को फॉलो करो, ये रणनीति है। ठीक है, अगर इस रणनीति को फॉलो नहीं करोगे तो भैया मेरी गारंटी नहीं है। यहां पर एक सीक्रेट आपको बताता हूं, यूपीएससी में तेज भागने वाला नहीं जीतता, सही क्रम सीक्वेंस में चलने वाला ही जीतता है। सबसे पहले बेसिक, फिर स्टैंडर्ड बुक्स, फिर पीवाईक्यू, फिर रिवीजन, फिर मॉक टेस्ट, यही क्रम है, इसे मत तोड़िएगा। कहते हैं कि एक पेड़ को फल देने में समय लगता है, वो जब आप पेड़ लगाओगे उसी दिन से फल नहीं देने लगेगा। ठीक है, अगर आप रोज उसकी जड़ खोद कर देखोगे तो वह कभी भी बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तैयारी भी ठीक इसी तरह से, पहले महीने रिजल्ट मत खोदिएगा। ठीक है, पहले महीने हैबिट बनाइए, दूसरे महीने अंडरस्टैंडिंग, तीसरे महीने कॉन्फिडेंस आएगा, फिर धीरे धीरे सिलेक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ो। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, अच्छा एनसीईआरटी पढ़ने में काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने क्या किया है, हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स लॉन्च किया है। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे, लेकिन यहां पर समझ लो, जो ये तरीका हमने आपको बताया बेसिक रिसोर्सेज से लेकर के तैयारी शुरू करने तक का, ये एक तरह से आपकी तैयारी को संगठित करेगा, एक लाइन में लेकर के जाएगा, एक आपको स्ट्रेटजी दे रहा है। ठीक है, इससे आप अपनी तैयारी की जांच कर सकते हो, मापनीय है। ठीक है, कि एनसीईआरटी हमने कितनी पढ़ ली, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज इसमें सॉल्व करोगा। ठीक है, या आपने स्टैंडर्ड बुक्स कितनी पढ़ ली तो पीवाईक्यू से इस चीज को जानो। ठीक है, फिर आपकी कितनी हुई, फुल प्रिपरेशन कितनी हुई तो मॉक टेस्ट से जानो। ठीक है, और ये आपको रिजल्ट भी देगा, परिणामोन्मुख बनाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की। देखिए मैं एक बात पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि यूपीएससी की आधी लड़ाई एनसीईआरटी से शुरू होती है, लेकिन ज्यादातर छात्र यही सबसे ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। उनके मन में तमाम तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि कौन सी किताबें पहले पढ़ें, कितनी बार पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सा टॉपिक कहां से जुड़ेगा और रिवीजन कैसे करें। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स तैयार किया हुआ, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, अब ये जो कोर्स है, ये कोर्स पूरी तरह से हिंदी माध्यम में है और इसे हमने 2 फेज में डिवाइड किया हुआ है। फेज 1, फेज 2 आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, 2 फेज में हमने इस पूरे कोर्स को डिवाइड कर दिया है। फेज 1 में कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी को चैप्टर वाइज इतनी गहराई से पढ़ाया जा रहा है कि आपका बेस बिल्कुल ही मजबूत हो जाए, आपका फाउंडेशन पूरी तरह से तैयार हो जाए। इसमें क्या है, चैप्टर वाइज 6 से लेकर 12 तक हम एनसीईआरटी के इन सभी 6 सब्जेक्टों को पढ़ा रहे हैं। कौन कौन से हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, अब जब एक बार चैप्टर वाइज सारा हम पढ़ा देंगे तब जाकर के टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। अच्छा, यहां पर एक खासियत और है कि फेज 1 की जो क्लासेस हैं इन सभी 6 सब्जेक्टों की, इन्हें हमने कंप्लीटली फ्री कर दिया है।
आप हमारे इसी YouTube चैनल और दृढ़ संकल्प ऐप, इन दोनों जगह पर जाकर के फेज 1 की सभी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। यानी शुरुआत करने के लिए आपको एक भी रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है, बिल्कुल फ्री में एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लोगे तो क्लासेस के साथ में, इस कोर्स को अगर आप परचेस कर लोगे तो क्लासेस के साथ में स्पेशल नोट्स भी मिलेंगे, डाउट ग्रुप भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, जो कि यहां पर दो तरह की टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, 2 वे टेस्ट सीरीज मिलती है, क्विज भी मिलेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, और टेस्ट पास का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, जिसमें हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स की मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, तो याद रखना, हमारा जो फेज 1 है इसकी सारी क्लासेस फ्री है, आपको पैसा खर्च करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी तक जितनी क्लासेस आई हैं उनकी प्लेलिस्ट हमने प्रोवाइड कर दी है। फिर अगर हम बात करते हैं फेज 2 की, तो फेज 2 इस कोर्स का सबसे अहम पोर्शन है, सबसे बड़ी ताकत है। इसमें पूरी एनसीईआरटी को टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, जिससे अलग अलग किताबों का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। जैसे कि हिस्ट्री में आपने 50 टॉपिक पढ़े, अब उन 50 टॉपिक्स के विषय में कई सारे चैप्टर्स में कई जगहों पर इंफॉर्मेशन दी होती है। ऐसे में जो आप रिवीजन करने के लिए बैठते हो तो बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत टेंशन होती है। इस टेंशन और कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमने फेज 2 बनाया हुआ है, जिसमें एनसीईआरटी को टॉपिक वाइज हम पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी का जैसे कि एक टॉपिक हम मानते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के विषय में 6 से लेकर 12 तक जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सारी संपूर्ण निचोड़ आपको एक जेबर प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे ही हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक की, ठीक है। तो इसमें क्या है, टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे और आपका जो रिवीजन का टाइम है वो आधा हो जाए। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके अलावा स्पेशल नोट्स, डाउट ग्रुप, 2 लेवल की टेस्ट सीरीज 2 लेवल की रहेगी, क्विज और टेस्ट पास, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ जब आप इस कोर्स को परचेस करेंगे तो आपको यहां पर 2 साल की पूरी की पूरी वैलिडिटी मिलेगी। ठीक है, मैंने 18 महीने की आपको प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बताई है, 8 महीने में एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, लेकिन यहां पर आपको 2 साल की वैलिडिटी हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं यहां पर आपसे कहूंगा कि अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, टीचिंग एग्जाम या किसी भी कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं दिल से कहूंगा कि कम से कम फेज 1 की जो फ्री क्लासेस हैं वो जरूर देखिएगा, क्योंकि कई बार सिलेक्शन की शुरुआत किसी महंगी कोचिंग से नहीं बल्कि एक सही फाउंडेशन से हो जाती है। ठीक है, और आपका यहाँ पर फाउंडेशन मजबूत होगा तो तैयारी भी बहुत अच्छी ही आपकी आगे बढ़ेगी। ठीक है, बाकी अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी कभी हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड करो, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। ठीक है, आप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, सर्च भी कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो आप रजिस्टर कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। पेड कोर्स में जाकर के इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, या अगर आप ऑनली नोट्स लेना चाहते हो तो एनसीईआरटी नोट्स के सेक्शन में नोट्स भी दिए गए हैं, और टेस्ट पास, ये आप नोट्स या कोर्स कुछ भी परचेस करो, टेस्ट पास का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, आराम से जाकर के टेस्ट पास में हर एक एग्जाम की मल्टीपल टेस्ट सीरीज दी गई उनको दो। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो तो कूपन कोड अभिषेक सर का इस्तेमाल करो, आपको डायरेक्ट 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। हमने यहाँ पर 3 चीजों को डिस्कस कर लिया, यूपीएससी को समझ लिया, बेसिक रिसोर्सेज समझ लिए, सही समय पर शुरुआत कैसे करनी ये भी समझ लिया, कैसे तैयारी करनी ये भी समझ लिया। अब हम करंट अफेयर की बात कर लेते हैं कि करंट अफेयर को अपनी डेली हैबिट में कैसे बनाना है। ठीक है, कहते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट की जो सुबह है वो चाय से नहीं करंट अफेयर से होती है। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो अपनी आदत, इनको जो है स्टूडेंट अपनी आदत बना लेते हैं। ठीक है, जो देश को समझेगा वही देश को संभालेगा, इसलिए खबर सिर्फ पढ़ो नहीं, उसे जियो। हर खबर में भारत की धड़कन सुनो, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नमेंट स्कीम, एनवायरमेंट, इनसे जुड़ी हुई जो खबरें हैं उनको ज्यादा महत्व दो। और जो क्राइम न्यूज आती हैं, सेलिब्रिटी वाली न्यूज आती हैं, लोकल पॉलिटिक्स होती है, स्पोर्ट है, इसको इग्नोर करो। ठीक है, ये जब आप इग्नोर करोगे तभी आपको ज्यादा फायदा होगा, अदरवाइज इसमें फायदा नहीं होगा। अच्छा, करंट अफेयर के लिए करना क्या है, तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर रहते हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप इनको नहीं पढ़ पा रहे हो, ठीक है, पहले तो इनको पढ़ो, जरूर पढ़ो, और इनके नोट्स बनाओ। कैसे नोट्स बनानी हो तो मैंने बता ही दिया, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इग्नोर करना ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक बात और समझ लेना कि गलत न्यूज़पेपर रीडिंग की जो टेक्निक है वो आपका समय बर्बाद करती है। आपको न्यूज़पेपर एग्जाम की नजर से पढ़ना है, सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। ठीक है, और फिर उसके नोट्स बनाने, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इससे जुड़े हुए जो सब्जेक्ट हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो खबरें देगी, सिर्फ उन्हीं को पकड़ना, बाकी ज्यादा इधर उधर की चीजें मत पकड़ना। ठीक है, इसके बाद में अगर आप करंट अफेयर से इन चीजों को नहीं पकड़ पा रहे हो तो मंथली मैगजीन मंगाओ, विजन आई या दृष्टि आई या पीडब्ल्यू या जो भी आप ले सकते हो, खान सर की जो भी आपकी नजर में आती है, जो आपको बेस्ट लगे वो मंगा लो। सब एक जैसी होती है, मुझे नहीं लगता कि उसी में कोई ज्यादा फर्क होता है। ठीक है, सभी करंट अफेयर की मतलब इन दोनों की जो खबरें होती है उन्हीं को यहाँ पर डिटेल में प्रोवाइड करते हैं मैगजीन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर
एक बात और समझो कि चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सिर्फ इतने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको गवर्नमेंट सोर्सेस का भी हेल्प लेनी होगी, जैसे कि पीआईवी के हाइलाइट्स देखो। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च करना, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, पीआईवी के हाइलाइट्स देखो। इंडिया ईयर बुक आपको पढ़नी ही होगी। इंडिया ईयर बुक में पूरे साल का ब्यौरा दिया जाता है। जब आप वो पढ़ोगे तो आपको इंडिया में एक साल में क्या क्या हुआ है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण पर फोकस करो, इनके नोट्स बनाओ, सिलेक्टिव नोट्स बनाने होंगे जो कि मेंस के टाइम ज्यादा यूजफुल रहेंगे आपके लिए। आप पूरी इंडिया ईयर बुक जो है उसको मेंस के टाइम रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए क्या करना है, आपको इनके सिलेक्टिव नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाने हैं ये मैं आपको एक बार बता चुका हूं, इस पर स्पेशल वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, जिससे कि नोट्स बनाने की जो टेक्निक है आपकी वो थोड़ी सी और स्ट्रांग हो जाएगी। करंट अफेयर आई थिंक आपने समझ लिया कि किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने, कौन कौन से पढ़ने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो पांचवा स्टेप है वो है टाइम टेबल बनाएं और कंसिस्टेंसी रखें। देखो, अब एक सवाल है जो शायद आपने भी किसी न किसी से पूछा होगा। सवाल ये है कि रोज कितने घंटे पढ़ें। और ये सवाल गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। सही सवाल ये है कि रोज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। बहुत से लोग दिन में 12 घंटे पढ़ते हैं और फिर क्या करते हैं कि दूसरे दिन कुछ भी नहीं पढ़ते। एक दिन 12 घंटे पढ़ लेंगे, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे बैठ के या रात तक पढ़ रहे हैं, और फिर दूसरे दिन पढ़ना ही भूल जाएंगे या कहेंगे आज थक गया, आज मन नहीं है। फिर मोटिवेशन वाले वीडियो देखने लगेंगे या नया टाइम टेबल बनाने लगेंगे, यानी कि वे पढ़ाई कम, टाइम टेबल ज्यादा बनाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूं, यूपीएससी में सिलेक्शन परफेक्ट टाइम टेबल से नहीं आता है, फॉलो किए गए टाइम टेबल से आता है। जो आपने टाइम टेबल बनाया है उसे आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, अगर आप रोज 6 से 8 घंटे क्वालिटी स्टडी कर रहे हो, आप जिस 6 से 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो उसमें सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कर रहे हो, तो आप हजारों एस्पिरेंट से आगे हो। क्योंकि अधिकतर एस्पिरेंट क्या करते हैं, डेली एक नया टाइम टेबल बनाते हैं। ठीक है, आप उनसे आगे निकल चुके, आपने एक स्टेप क्रॉस कर ली। ठीक है, फिर आपका समय जब ऐसा आ जाए जब टाइम टेबल की आपको जरूरत ही ना रह जाए, ठीक है, आप 9 से 10 घंटा पढ़ रहे हो, केवल पढ़ाई पर आपका फोकस है, तब मानो कि हाँ अब मैं लाखों एस्पिरेंट से आगे निकल गया हूं। ठीक है, पहला स्टेप क्या है कि आप 6 से 8 घंटे की क्वालिटी स्टडी करने लगो। ठीक है, कि आप 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आप हजारों एस्पिरेंट से आगे निकल गए। फिर आपको टाइम टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आप पढ़ने में लगे हुए हो, आपका फोकस पढ़ने में, आपको मजा आने लगा पढ़ने में, चीजों को समझने में, चीजों को एक्सप्लोर करने में। आप लाखों छात्रों से आगे निकल गए, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की चाबी है। ठीक है, इसलिए कंसिस्टेंसी बना करके रखना बहुत जरूरी है। किस तरह से करना है, सफलता का रहस्य निरंतरता में छिपा हुआ है, कंसिस्टेंसी में छिपा हुआ है। ठीक है, अब किस तरह से, तो 6 से 8 घंटे का एक रियलिस्ट टाइम टेबल बनाओ। स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, 6 से 8 घंटे का एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिससे आप फॉलो कर पाओ। खुद से झूठ नहीं बोलना है कि मैंने 12 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, कल से पढ़ेंगे, और कल से नहीं पढ़ रहे, तो आपने खुद से झूठ बोल दिया। तो सबसे पहला काम ये करना है आपको कि खुद से झूठ बोलना बंद करो। आपने अगर अपने आप से वादा किया है कि हम 6 से 8 घंटे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ये नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे करना है, ये टाइम टेबल कैसे फॉलो होगा, तो यहां पर आपको दो तरह के गोल बनाने, एक शॉर्ट टर्म गोल बनाना है, एक लॉन्ग टर्म गोल बनाना है। लॉन्ग टर्म गोल में आप ये निर्धारित करो कि मासिक लक्ष्य, यानी कि एक महीने 30 दिन में आपको कितना कंप्लीट करना है। जैसे कि एक विषय पूरा करना या रिवीजन करना। मान लो कि मैं एक महीने में क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों को कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया आपका एक महीने का लक्ष्य। अब इस एक महीने के लक्ष्य को आप क्या करो, 4 या 5 भागों में डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करना है, दैनिक और साप्ताहिक लक्ष्य बनाने हैं। ठीक है, कि भैया हम 4 दिन में क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, या क्लास 6 और क्लास 7 दोनों के एनसीईआरटी हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जब आपके पास ये दैनिक या साप्ताहिक लक्ष्य होंगे तो ये छोटे लगते हैं। इनको साप्ताहिक या दैनिक लक्ष्य को जब आप गोल को पा लेते हो, इन लक्ष्य को पा लेते हो, तो आपके अंदर मोटिवेशन अपने आप आने लगता है। ठीक है, तो जब आप लॉन्ग टर्म गोल बनाते हो तो उसे अलग रखो, शॉर्ट टाइम गोल को फॉलो करो। शॉर्ट टर्म गोल जो है वो ज्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कि एक चैप्टर खत्म करना है, दिन में गोल बनाओ कि आज सुबह से शाम तक हमें ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने, तब तक मैं सोऊंगा नहीं है, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो वो आपके गोल पूरे होंगे। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि एक महीने में हमें ये करना है, तो एक महीने में तो भाई वो गोल फिर गोल ही रह जाते हैं, वो टाइम टेबल ही रह जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट टर्म गोल बनाने हैं। ठीक है, क्या क्या करना है, शॉर्ट टर्म गोल बनाने हैं। ये लॉन्ग टर्म गोल वाले जो हैं वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाते। ठीक है, लॉन्ग टर्म गोल के अंदर आप शॉर्ट टर्म गोल रखो, जब शॉर्ट टर्म गोल कंप्लीट होंगे तो लॉन्ग टर्म अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। अब यहां पर एक बड़ा प्रश्न आता है कि कोचिंग की जरूरत है या नहीं। एक तरफ वो बंदा है जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, दूसरी तरफ वो बंदा है जो कोचिंग से तैयारी कर रहा है। आपको क्या लगता है कौन सा जो स्टूडेंट है वो सेलेक्ट होगा और कौन सा नहीं होगा।
बता सकते हो? सच बताएं, क्या आपने कभी ये सोचा है अगर मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं की तो क्या होगा, मेरा मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? यही डर एजुकेशनल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कमाई है। सच्चाई क्या है कि भैया कोचिंग जरूरी नहीं है, लेकिन गाइडेंस जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। क्या है सेल्फ स्टडी की पहली शर्त? है अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर आप खुद में डिसिप्लिन हैं, या आपके भाई या आपके पिताजी या माँ या आपका दोस्त आपको डिसिप्लिन रखने में मदद कर रहा है, आपको अनुशासित रखने में मदद कर रहा है, आपको अनुशासन में रखने में मदद कर रहा है, तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। कोचिंग क्या करती है? कोचिंग आपको डिसिप्लिन प्रोवाइड करती है, क्योंकि आज के टाइम पर ऑनलाइन कंटेंट सफिशिएंट है, टेस्ट सीरीज सारी की सारी सफिशिएंट अवेलेबल है, किताबें सफल बनाने के लिए पर्याप्त अवेलेबल है। एनसीईआरटी से 50% तैयारी हो जाएगी, बाकी आप स्टैंडर्ड बुक्स ले लो। मॉक टेस्ट आपको आज के टाइम पर हजारों मिल जाएंगे, बहुत से लोगों ने टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा कर रखी हुई है। ठीक है, टेस्ट सीरीज की बुक्स आपको मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट की बुक मिल जाएंगी आपको। जांच करने के लिए एआई मॉडल बहुत सारे आ चुके हैं, आप उनके ऊपर अपना आंसर डालो, वो आपको पूरा बता देंगे कि क्या सही है क्या गलत है, आपका कितना परसेंट चल रहा है, सब बता देंगे। टीचर के लिए आज के टाइम पर जेमिनी, चैट जीपीटी, ऐसे बहुत सारे एआई मॉडल हैं, वो आपको बताएंगे कैसे करना है तैयारी। ठीक है, गाइडेंस जो है वो कोचिंग आपको प्रोवाइड कर रही है आज के टाइम पर। डर है कि सिलेक्शन होगा या नहीं, इसीलिए एजुकेशन इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई हो रही है आज के टाइम पर। इस डर को दूर करो। ठीक है, कोचिंग क्या करती है? ये केवल गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड प्लान और डिसिप्लिन प्लान रखने में, बनाए रखने में सहायता करती है। अगर गाइडेंस आपको मिल रहा है, ठीक है, ऑनलाइन गाइडेंस मिलता है आजकल, आप यूट्यूब पर देखो, किसी एक टीचर को फॉलो करो। ठीक है, या गाइड के लिए आप अपने भाई से बात करो, या आपके घर में कोई है उससे बात करो, या किसी एक टीचर से संपर्क कर लो। ठीक है, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाओ जो कि कोचिंग आपको प्रोवाइड करे, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब आपके पास में प्लान है। ठीक है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ये आपके घर वाले आपको दे सकते हैं, आपका बड़ा भाई दे सकता है, आपकी छोटी बहन दे सकती है, या आपका दोस्त दे सकता है। ठीक है, ये बनाए रखने में केवल सहायता करती है कोचिंग। इसके अलावा कोचिंग का और कोई महत्व नहीं। आजकल कोचिंग में 100 200 400 बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, वहां पर आपको लगता है कि टीचर आपको स्पेशली आपके ऊपर अटेंशन देगा? कभी नहीं दे सकता। ठीक है, यह आपका व्यक्तिगत निर्णय है कि आपको कोचिंग करनी या नहीं करनी, सेल्फ स्टडी करनी या नहीं करनी। अपनी जरूरतों और कमजोरियों का विश्लेषण करें और समझें कि आप सेल्फ स्टडी से तैयारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सेल्फ स्टडी तब हो जाएगी जब आप अनुशासित हैं। ऑनलाइन कंटेंट है आज के टाइम पर अवेलेबल, हर टॉपिक पर यूट्यूब पर डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है। चैट जीपीटी या जेमिनी जैसे एआई प्रॉम्प्ट आपको हर चीज आसान भाषा में समझा देंगे। नोटबुक एलएम पर आज के टाइम पर आप सर्च करोगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी। थोड़ा गूगल कर लेना या यूट्यूब पर नोटबुक एलएम के बारे में सर्च कर लेना, स्टूडेंट के लिए वरदान है आज के टाइम पर ये। ठीक है, देखो आज के टाइम पर एक बड़ा मिथ है कि दिल्ली गए बिना यूपीएससी नहीं निकलेगा। रियलिटी यह है कि आज ऑनलाइन कंटेंट इतना मजबूत है कि छोटे शहरों में से भी टॉप रैंकर आ जाते हैं। टॉप रैंक छोटे छोटे शहरों से आ रही है। सिलेक्शन जो है लोकेशन नहीं, परफेक्शन मानती है। प्रिपरेशन क्वालिटी तय करती है। आपने प्रिपरेशन की क्वालिटी क्या रखी है, आपकी गाइडेंस क्या है? मैंने ऐसे बहुत से एस्पिरेंट देखे हैं जिन्होंने गांव में पढ़कर आईएएस निकाला है, और ऐसे भी जो दिल्ली में सालों रहकर भी कंफ्यूज रहे। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता कोचिंग की या नहीं की। ठीक है, कोचिंग में कोई उन्हें क्लैरिटी का यहाँ पर बात है कि आप कितने क्लियर हैं। ठीक है, अब मैं आपको वो चीज बताता हूं जिसे अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आपकी प्रिपरेशन अचानक फोकस्ड हो जाएगी, और वह है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करना बहुत जरूरी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ आएगा कि यूपीएससी क्या और कैसे पूछता है। ठीक है, कहते हैं कि बीते सवाल भविष्य का रास्ता दिखाते हैं। जो यूपीएससी की सोच समझ गया वही बाजी मार गया। ठीक है, पीवाईक्यू को किस तरह से समझना है, पीवाईक्यू का यूज कैसे करना है, इसको समझो। अगर यूपीएससी का कोई सबसे ईमानदार टीचर है तो वो पीवाईक्यू है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सोचिएगा, एग्जाम वही संस्था ले रही है। ठीक है, यूपीएससी ही एग्जाम ले रही है, और उसके पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चन आपके सामने पड़े हुए हैं। कितने? 10 से 15 साल के क्वेश्चन आपके सामने पड़े हुए हैं, और वही आपका एग्जाम लेने के लिए बैठा हुआ है। तो पीवाईक्यू आपको इससे बेहतर गाइडेंस जो है पीवाईक्यू के द्वारा जो मिल रहा है, इससे बेहतर गाइडेंस और क्या आपको चाहिए? ठीक है, पीवाईक्यू आपको बताते हैं यूपीएससी किस टॉपिक पर बार बार प्रश्न पूछता है, कितनी डेप्थ में पूछता है, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कैसे बनते हैं, जो एलिमिनेशन पर क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के आते हैं, एलिमिनेशन कैसे करता है, और सबसे महत्वपूर्ण यूपीएससी की थिंकिंग पैटर्न क्या है। सब कुछ समझ जाओगे पीवाईक्यू से। समझो, देखो, सही दिशा तैयारी का स्मार्ट और केंद्रित बनाता है तैयारी को।
क्या करता है? स्मार्ट बनाएगा और केंद्रित बनाएगा। कौन? पीवाई, क्योंकि पीवाईक्यू से आप यूपीएससी की मेंटेलिटी को समझोगे, उसके थिंकिंग पैटर्न को समझ जाओगे। ठीक है, पैटर्न को समझो। क्यों? यूपीएससी से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि यूपीएससी किस तरह के और किस गहराई के प्रश्न पूछता है, किन टॉपिक्स पर अधिक ध्यान देता है, यह स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, समझ गए? अच्छा, एक पावरफुल एनालिसिस भी इससे आपको मिलता है। अगर आपको किसी जंगल से गुजरना हो, ठीक है, और उसके एक मिनट, हाँ, अगर आपको किसी जंगल से गुजरना हो और आपके पास में उस जंगल का पुराना नक्शा अवेलेबल है, ठीक है, तो यात्रा आसान हो जाएगी ना। आपको पता होगा कहां पर कुआं है, कहां पर खाई है, कहां पर जंगली जानवर है, कहां पर शेर है, कहां पर तेंदुआ है। पीवाईक्यू भी वही नक्शा है यूपीएससी का। ठीक है, पीवाईक्यू जो है, ये सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिए इनका, हर क्वेश्चन के बाद खुद से पूछिए यह टॉपिक कहां से आया, एनसीईआरटी से आया, लक्ष्मीकांत से आया, स्पेक्ट्रम से आया, करंट अफेयर से आया। जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे, देखो कि ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया, करंट अफेयर से पूछा गया या एनसीईआरटी से पूछा गया। ठीक है, इसे कहते हैं रिवर्स प्रिपरेशन। यही स्मार्ट प्रिपरेशन है। जब आप टॉपिक्स को ढूंढने लगते हो पीवाईक्यू के माध्यम से कि ये पीवाईक्यू कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, सेकंड फेज में आपको ये करना है, पीवाईक्यू से समझना है। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। थर्ड फेज में आपको ये समझना है, ठीक है, रिवर्स प्रिपरेशन करनी, पीवाईक्यू के माध्यम से प्रिपरेशन करना, 1 महीना इस पर स्पेशली देना। ठीक है, पीवाईक्यू के माध्यम से समझना, इससे आपको पूरी की पूरी एग्जाम की मेंटेलिटी समझ में आ जाएगी, स्मार्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा इतना तो आपने समझ ही लिया होगा। ठीक है, जो पीवाईक्यू, इससे सोचने का तरीका पता चलता है कि यूपीएससी की मानसिकता को समझने में मदद मिलती है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दी सारी बातें। ठीक है, अब हमारा 8वां और सबसे अंतिम चरण आता है मेंटल प्रिपरेशन और पेशेंस। अब तक हमने सब कुछ समझ लिया, यूपीएससी क्या है, यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन सी किताबें पढ़नी है, क्या स्ट्रेटजी करनी है, करंट अफेयर कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, कोचिंग जरूरी है या नहीं है, पीवाईक्यू कैसे इस्तेमाल करने। लेकिन अब हम उस हिस्से पर पहुंच रहे हैं जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सच कहूं तो यही वो जगह है जहां सबसे ज्यादा एस्पिरेंट हार मान लेते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी ऐसा दिन देखा है जब किताब खुली हो लेकिन पढ़ने का मन बिल्कुल भी ना हो, जब मॉक टेस्ट में नंबर कम आए हो और आपको लगे कि शायद यूपीएससी मेरे बस की बात ही नहीं है? अगर हां, तो सबसे पहले एक बात याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। हर सीरियस एस्पिरेंट इस पेज से गुजरता है। यूपीएससी सिर्फ नॉलेज का एग्जाम नहीं है, ये मेंटल स्ट्रेंथ का भी एग्जाम है। यहां मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता है, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो हमेशा रहता है। याद रखिए, मोटिवेशन आपको शुरुआत कराता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन एक और चीज है जो मोटिवेशन से भी ज्यादा खतरनाक है, और वो है कंपैरिजन। आप टेलीग्राम खोलते हैं, टेलीग्राम में आपने कुछ ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, और वहां पर कोई लिख रहा है कि आज 14 घंटे पढ़ाई की मैंने। या आप YouTube खोलते हैं, कोई बोल रहा है मैंने 3 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर दिया। आप Instagram खोलते हैं, कोई लाइब्रेरी की सेल्फी डाल रहा है, और फिर आप अपनी किताब बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि मैं पीछे रह गया। लेकिन सुनिए, यूपीएससी में आपकी रेस किसी और से नहीं है, आपकी रेस कल वाले अपने आप से है। अगर आपने अपने कल से थोड़ा बेहतर पढ़ा है तो आप आगे। कहने का मतलब यह है कि आपका जो अगला कदम है, मान लो कि आपने 4 तारीख को जो पढ़ा और 5 तारीख को जो पढ़ा, 4 तारीख से 5 तारीख को आपने कुछ ज्यादा पढ़ा, यानी कि पिछले कदम से अगला कदम अगर आपका बेहतर है तो आप बहुत आगे हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं, इस बात को मानकर चलिए। ठीक है, आपने कभी मैराथन देखी है, मैराथन रेस कभी देखी है? उसमें जो रनर शुरुआत में सबसे तेज होता है वो हमेशा नहीं जीतता। जीतता वही है जो पूरी दौड़ में अपनी गति बनाए रखता है। यूपीएससी भी बिल्कुल वैसा ही है। ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। क्या है ये? यूपीएससी एक मैराथन की तरह है, नॉट अ स्प्रिंट। समझो, यहां थकान आएगा, डाउट आएगा, फेलियर आएगा, लेकिन जो रुका वो यहीं रह जाएगा। जो डटा रहा वही मंजिल तक पहुंचे। कल्पना कीजिए, रिजल्ट का दिन है, यूपीएससी की वेबसाइट खुलती है, हाथ आपके कांप रहे हैं, दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, आप रोल नंबर सर्च करते हैं और अचानक आपका रोल नंबर स्क्रीन पर दिखाई देता है और रिजल्ट आता है कि आप पास हो गए। उस पल आपको सबसे पहले किसकी याद आएगी? अपनी शायद माँ की, जो हर सुबह चाय बनाकर जगाती है, शायद पिता की, जिन्होंने अपनी जरूरतें कम करके आपकी किताबें खरीदी, शायद उस छोटे कमरे की जहां आपने गर्मी, सर्दी, बारिश, हर सब कुछ सहकर पढ़ाई की,
और उस एक पल में सालों का संघर्ष आंसुओं में बदल जाएगा। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए आज का दिन जीतना होगा, आज का चैप्टर पढ़ना होगा, आज का न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, आज का रिवीजन करना होगा। सिलेक्शन किसी एक दिन में नहीं होता। याद रखना, सिलेक्शन हर दिन लिए गए छोटे छोटे डिसीजन का रिजल्ट होता है। याद रखना, ठीक है। क्या होता है, कई बार अपनी योजनाओं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखिएगा। कई बार जब आपकी योजनाएं और क्षमताओं पर आप विश्वास रख करके चलते हो तो आप में आत्मविश्वास बना रहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहता है। और जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डगमगाता है, तब जब प्रेरणा कम हो जाती है, तब अनुशासन काम आएगा, यानी कि उस समय आपके काम आएगा डिसिप्लिन। और परिणाम आने में समय लगता है, ऐसा नहीं रिजल्ट एक दिन में आ जाता है। तो परिणाम आने वक्त आते तक आपको धैर्य बना करके रखना, यानी कि पेशेंस। ये तीन चीजें अपनी लाइफ में अपना लो। एक आत्मविश्वास, ठीक है, कि हाँ मुझे अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा है, मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है, मैं ये करके दिखाऊंगा, ठीक है। और जब भी आपको लगे कि मुझसे नहीं होगा, तब अनुशासन का सहारा लो कि हाँ मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, मैं इसे पालन करूंगा, मैं 1 साल तक अपनी स्ट्रेटजी का फॉलो करूंगा, डिसिप्लिन के साथ में करूंगा। और धैर्य बना करके चलिए, ठीक है। अगर आप बिगनर हैं तो आज सिर्फ 3 काम कीजिए। पहला, यूपीएससी के सिलेबस को अच्छी तरह से समझो। दूसरा, एनसीईआरटी से शुरुआत करो, हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा, एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ, जैसे मैंने बताया ठीक उसी तरह से, और अगले 30 दिन बिना ब्रेक लिए फॉलो करो। बस यहीं से आपकी जर्नी शुरू होगी। हो सकता है आज कोई आपको ना समझे, हो सकता है रिश्तेदार कहें इतने साल से तैयारी कर रहे हो, क्या हुआ। हो सकता है दोस्त नौकरी करने लगे और आपको लगे कि सब कुछ निकल गया, सब आगे निकल गए। लेकिन याद रखिए, पेड़ जब फल देता है तो सबसे ज्यादा झुकता है। और यूपीएससी की तैयारी इंसान को पहले झुकाना सिखाती है, फिर उठाती है, ठीक है। याद रखिए, यूपीएससी उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ सपना देखते हैं, यूपीएससी उनके लिए है जो हर दिन उस सपने के लिए खुद को बदलते हैं। अगर हौसले बुलंद हैं तो मंजिल भी मजबूर हो जाती है झुकने पर, याद रखना, ठीक है। और अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो आप अपनी शुरुआत चाहे जहां से करें, आपका शिखर बहुत ऊंचा हो सकता है। समझ रहे हो। अगर इस वीडियो ने आपकी तैयारी की दिशा साफ की है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। जो यूपीएससी या किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी, उनके पास भी शेयर करो, ठीक है। और अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एनसीईआरटी, करंट अफेयर, पीवाईक्यू, आंसर राइटिंग, टेस्ट स्ट्रेटजी और ऐसे ही यूपीएससी की जर्नी से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस मिलते रहेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य व्यूज पाना नहीं है। क्योंकि अगर व्यूज पाना होता तो 1 घंटे का वीडियो बनाकर स्ट्रेटजी पर नहीं बैठता मैं, समझ रहे हो। व्यूज पाना होता तो 20 मिनट में काम खत्म करता, मिलियंस में वीडियो जाता। आप देखो कोई भी यूट्यूब पर वीडियो 1 घंटे से ज्यादा का इतना स्ट्रेटजी पर वीडियो नहीं डालता है, ठीक है। इसलिए मेरा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन, आप तक सही जानकारी पहुंचना, आप तक सही स्ट्रेटजी पहुंचना, हर एक बात आपको समझ में आए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।